lesson. So in today's lesson we are going to discuss an HRM Human Resource Management elective paper that is based on communication theory. तो दोस्तों आज हम लोग कम्युनिकेशन थ्योरी को डिस्कस करेंगे जो कि हमारा यूनिट नंबर 8 है. फ्रेंड्स, बिफोर बिगिनिंग दिस लेसन लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू द टॉपिक्स दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस पार्टिकुलर लेसन. दोस्तों शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों को टॉपिक्स के बारे में बता दूं कि इस यूनिट में आप लोग क्या क्या टॉपिक को समझेंगे और क्या ऑब्जेक्टिव है इस यूनिट का. तो हम लोग जिस यूनिट में दोस्तों समझेंगे, पहले तो इंट्रोडक्शन समझेंगे कि कम्युनिकेशन का क्या मीनिंग है, क्या इंपॉर्टेंस है. फिर हम लोग ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन के बारे में समझेंगे, व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन. वी विल स्टडी हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशंस आर देयर एंड देन वी विल सी इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए बैरियर्स क्या क्या है एंड देन वी विल सी इफेक्टिव कम्युनिकेशन का स्टेप क्या है. और फाइनली वी विल सी एचआर एंड कम्युनिकेशन हाउ दे आर को रिलेटेड. सो एचआर और कम्युनिकेशन में कैसे रिलेशन है वी विल सी एट द लास्ट. So दोस्तों these are the topic that we are going to discuss in this particular unit. So before beginning this unit let me tell you the objective. ऑब्जेक्टिव मैं आपको बता दूं आखिर इस यूनिट को पढ़ने से क्या ऑब्जेक्टिव मिलेगा. आप समझ पाएंगे कि ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन का मीनिंग क्या है. उसके बाद आप समझ पाएंगे कि कम्युनिकेशन का टाइप्स क्या होता है, क्या क्या बैरियर्स हैं, क्या क्या स्टेप्स हमें लेने पड़ेंगे और एचआर एंड कम्युनिकेशन में क्या रिलेशन है. फ्रेंड्स, बिफोर बिगिनिंग दिस लेसन लेट मी इंट्रोड्यूस यू to the HR modules study material which is provided by our channel. So if you want to opt for any study material, so we have two plans for you. You can opt for either of the plan. So the first plan is plan A, which includes PDF, and PDF you will get theoretical PDF and separate MCQs PDF unit wise. एंड देन यू विल गेट वीडियोज़ लाइक दिस, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं आपको वीडियोज़ मिलेगा. एंड देन यू विल गेट मॉक टेस्ट टू प्रैक्टिस द कंसेप्ट. मॉक टेस्ट इसलिए लाया गया है ताकि आप देख पाएँ कि आपने जो कंसेप्ट पढ़ा है वो कितना सही समझा है, वो मॉक टेस्ट से जज होगा. It costs ₹400 if you want to opt for all these things, PDF videos and mock test for HRM, that is Human Resource Management. Okay, and if you want only PDF, then we have plan B for you, and in PDF you will get PDF of theory as well as MCQs, and it costs ₹250. So if you want to avail either of this plan, please WhatsApp me on this number. Okay, or you can just contact me on this number. I will provide you the detail. So friends, let us begin our today's lesson. सो फ्रेंड्स, आज का लेसन में हम लोग ये समझेंगे कि इंट्रोडक्शन कैसे है, ये जो कम्युनिकेशन है उसका इंट्रोडक्शन कैसे है. तो 1950 तक जो है ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन एक डिसिप्लिन के तरफ में, इसमें कुछ प्रोफेसर हुआ करते थे. जैसे स्पीच डिपार्टमेंट हुआ, एक संस्था के अंदर क्या होता था, स्पीच डिपार्टमेंट होता था और उसके कुछ प्रोफेसर हुआ करते थे. स्पीच डिपार्टमेंट के क्या होते थे दोस्तों, प्रोफेसर्स हुआ करते थे और जिनका इंटरेस्ट होता था स्पीकिंग में, राइटिंग में वगैरह वगैरह. तो बहुत सारे पब्लिकेशंस आए जो कि जिसे हमें कम्युनिकेशन का इम्पोर्टेंस पता चला. ठीक है, और किसी ऑर्गेनाइजेशन में क्या इंपॉर्टेंस है कम्युनिकेशन का, वी केम टू नो यूजिंग सेवरल पब्लिकेशन. 1950s में दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन जो है लार्जली फोकस था कि कम्युनिकेशन का क्या रोल है ऑर्गेनाइजेशन लाइफ को इम्प्रूव करने में और ऑर्गेनाइजेशन के आउटपुट को इम्प्रूव करने में कम्युनिकेशन का क्या रोल है. तो 1950s में ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन का मतलब यही है, वो फोकस इसी बात पे था कि हाउ कम्युनिकेशन कैन हेल्प इन इम्प्रूविंग द ऑर्गेनाइजेशन लाइफ एंड ऑर्गेनाइजेशनल आउटपुट. यानी किसी संस्था का आउटपुट को आपको बढ़ाना है, उसे इम्प्रूव करना है, और किसी संस्था की लाइफ को आपको इम्प्रूव करना है, तो कम्युनिकेशन का क्या रोल है. 1950s में इस बात के पे जोर दिया गया था. लेकिन दोस्तों 1980s में ये जो फील्ड है वो अभी तक तो जो बिजनेस ओरिएंटेड अप्रोच हुआ करता था वहाँ से हटकर ये कम्युनिकेशन पे आ गया. ठीक है, और वो ज़्यादा कंसर्न हो गया कॉन्स्टिट्यूटिव रोल ऑफ कम्युनिकेशन इन ऑर्गेनाइजेशन. यानी कम्युनिकेशन का कैसा रोल है ऑर्गेनाइजिंग में, इस पे फोकस्ड हो गया 1980s में. ठीक है, 1950 में देखा जा रहा था कि कम्युनिकेशन का क्या रोल है ऑर्गेनाइजेशन के लाइफ और आउटपुट को इम्प्रूव करने में. लेकिन 1980s में बिजनेस ओरिएंटेड अप्रोच से कम्युनिकेशन अप्रोच पे आ गया और ज़्यादा उसका फोकस हो गया कम्युनिकेशन इन ऑर्गेनाइजिंग. 1990s में ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन कुछ स्कॉलर्स थे, वो उनका ज़्यादा फोकस था कम्युनिकेशंस पॉसिबिलिटी टू ऑपरेट और लिबरेट ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर. यानी ये जो कम्युनिकेशन के स्कॉलर थे उनका वो इस बात पे फोकस करने लगे कि कम्युनिकेशन की क्या क्षमता है, क्या पॉसिबिलिटी है जिसे हम
लिबरेट कर सके ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स को। तो ये सभी देख सकते हैं आप किस तरह से चेंजेस आए हैं हमारे हिस्ट्री में। आप जाकर देख सकते हैं कि कम्युनिकेशन के इंपॉर्टेंस को किस प्रकार से समझा गया है हमारे हमारे हिस्ट्री में, ठीक है। और 1950s में क्या चेंज आया, 80s में क्या चेंज आया, 90s में क्या चेंज आया। 90s में आप देख सकते हैं दोस्तों कि जो कम्युनिकेशन स्कॉलर्स थे वो ज़्यादा फोकस किए कम्युनिकेशन की पॉसिबिलिटीज़ पे कि वो ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर्स हैं उनके लिबरेट कर सके। अब दोस्तों हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं जो है ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन। सो फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट एजम्पशंस हैं, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट एजम्पशंस हैं जो भी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन पे रिसर्च किया जाता है उस रिसर्च से पीछे कुछ एजम्पशंस हैं। आइए हम लोग डिस्कस करते हैं वो कौन कौन से एजम्पशंस हैं। तो दोस्तों पहला एजम्पशन ये है कि जो ह्यूमन बीइंग है वो रैशनली काम करते हैं, दैट इज ह्यूमन बीइंग एक्ट रैशनली। दिस इज द फर्स्ट एजम्पशन, ह्यूमन एक्ट रैशनली। अब दोस्तों रैशनल का क्या मीनिंग है कि कुछ लोग जो है रैशनल वे में बिहेव करते हैं, उनके पास जो है एक्सेस होता है टू ऑल द इंफॉर्मेशन नीडेड टू मेक रैशनल डिसीजन। यानी कुछ लोगों के पास दोस्तों सारे के सारे इन्फॉर्मेशन का एक्सेस होता है ताकि वो रैशनल डिसीजन ले सके और देयरफॉर दे विल मेक रैशनल डिसीजन। जब तक कोई ब्रेकडाउन नहीं हो कम्युनिकेशन प्रोसेस में तब तक वो रैशनल डिसीजन लेते हैं, ठीक है। और उनके पास डिसीजन लेने के लिए सारी की सारी जानकारियाँ होती हैं, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन होती है जिससे वो रैशनल डिसीजन ले सकें और फिर वो रैशनल डिसीजन लेते हैं जब तक कम्युनिकेशन प्रोसेस में कोई ब्रेकडाउन नहीं हो। दूसरा पॉइंट है दोस्तों कि कम्युनिकेशन एक मैकेनिकल प्रोसेस है। अब मैकेनिकल प्रोसेस का क्या मतलब हुआ कि कम्युनिकेशन में क्या होता है कि मैसेज को आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उसे इनकोड करते हैं किसके द्वारा, सेंडर के द्वारा, ठीक है। तो सेंडर क्या करेगा, सेंडर मैसेज को छोटा बनाएगा, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट करेगा और फिर उसे इनकोड करेगा। फिर क्या करेंगे, उसको हम लोग उस मैसेज को किसी चैनल से ट्रांसमिट करेंगे, ठीक है। तो एक तरफ देखिए, एक तरफ हमारा सेंडर है, ठीक है, एक तरफ हमारा रिसीवर होगा, ठीक है। सेंडर क्या करेगा, सेंडर उस मैसेज को कॉन्ट्रैक्ट करेगा, छोटा बनाएगा उस मैसेज को और उसे इनकोड करेगा, ठीक है, उसे इनकोड करेगा और ये मैसेज किसके पास जाएगा, ट्रांसमिट होगा किसी चैनल से। बीच में हमारे पास कुछ चैनल होगा, ठीक है, जिससे ट्रांसमिशन होगा इस पार्टिकुलर मैसेज का। और रिसीव कौन करेगा दोस्तों, रिसीव करेगा रिसीवर, ठीक है। तो रिसीव करेगा रिसीवर और उसे डिकोड करेगा। जो मैसेज इनकोड किया था सेंडर ने, तो रिसीवर का काम है उस मैसेज को डिकोड करना, ठीक है। तो आपको प्रोसेस समझ में आ रहा है क्यों कम्युनिकेशन को मैकेनिकल प्रोसेस कहा गया है। सो दिस इज द रीजन दैट there is a sender and there is a receiver on one side and other side. Sender contract and encode the message and through a proper channel it reach the receiver और रिसीवर क्या करेगा, उसे डिकोड करेगा, ठीक है। तो इसीलिए इसके मैकेनिकल प्रोसेस कहा गया है कम्युनिकेशन को। अब दोस्तों कुछ डिस्टॉर्शन भी आएंगी, ठीक है। डिस्टॉर्शन क्या होता है, तो डिस्टॉर्शन का मतलब ये हुआ कि जो ओरिजिनल मैसेज था सेंडर ने जो भेजा था और जो रिसीवर को मैसेज रिसीव हुआ उसके बीच में कुछ डिफरेंस भी आएगा। तो उस डिस्टॉर्शन को रिड्यूस किया जा सकता है या एलिमिनेट किया जा सकता है, लेकिन ये सब करने से पहले आपको उसे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि हाँ कि ये इस पार्टिकुलर प्रोसेस में डिस्टॉर्शन कहाँ आई है। और यदि डिस्टॉर्शन आया है तो हम पहले उसे आइडेंटिफाई करें और आइडेंटिफाई करने के बाद हम क्या करें, उसे रिड्यूस करें या एलिमिनेट करें, ठीक है। सो दिस इज द पॉइंट। तो आपको ये समझ में आ रहा है कि किस तरह से क्यों इस पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को मैकेनिकल प्रोसेस कहा गया है। थर्ड पॉइंट आप समझिए कि जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वहाँ पे मैकेनिकल थिंग्स होते हैं, जहाँ पे जो पार्ट्स होते हैं जैसे कि एम्प्लॉयज फंक्शनिंग इन डिफाइंड रोल आर इंटरचेंजेबल। यानी जो इम्प्लॉय हैं जो कि डिफाइंड रोल में काम कर रहे हैं वो क्या है, इंटरचेंजेबल है। एम्प्लॉयज़ आर इंटरचेंजेबल। किसी ऑर्गेनाइजेशन किसी एक संस्था में क्या काम करेगा वो हो सकता है कि दूसरे सिमिलर संस्था में काम नहीं करे, ठीक है। तो ये पॉइंट है, व्हाट वर्क्स इन वन ऑर्गेनाइजेशन मे नॉट वर्क इन अदर सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन दो। लेकिन फिर भी जो इंडिविजुअल डिफरेंस है उसे हम लोग कम कर सकते हैं या एलिमिनेट कर सकते हैं यदि हम केयरफुल मैनेजमेंट टेक्निक को अप्लाई करें। इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन को मैकेनिकल थिंग कहा गया है, ठीक है, जहाँ पे एम्प्लॉय का रोल इंटरचेंजेबल होता है। तो दोस्तों आपको मैंने 3 पॉइंट्स बताए। पहला पॉइंट से मैंने क्या बताया कि ह्यूमन रैशनली काम करते हैं, ठीक है। कुछ लोग रैशनल वे में काम करते हैं, बिहेव करते हैं, उनके पास सारा इन्फॉर्मेशन का एक्सेस होता है जिससे वो रैशनल डिसीजन ले सकें और वो रैशनल डिसीजन लेंगे
और तब तक लेंगे जब तक कोई कम्युनिकेशन प्रोसेस में ब्रेकडाउन नहीं हो। फिर मैंने आपको बताया कि कम्युनिकेशन एक मैकेनिकल प्रोसेस है। क्यों मैकेनिकल प्रोसेस मैंने आपको बताया? क्योंकि यहाँ पे एक सेंडर होता है, यहाँ पे एक रिसीवर होता है। सेंडर इनकोड करेगा, रिसीवर डिकोड करेगा, एक चैनल होता है जिसके थ्रू मैसेज का ट्रांसमिशन होता है। और तीसरा पॉइंट मैंने आपको बताया कि ऑर्गेनाइजेशन एक मैकेनिकल थिंग है जहाँ पे पार्ट्स जो होते हैं वो इंटरचेंजेबल होते हैं। तो ये 3 पॉइंट्स अभी मैंने आपको बताया। तो और इससे पहले दोस्तों मैंने आपको बताया था कि 1960s, 1970, 1980s में क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशन आया। तो ये जो 1950s, 60s, 70s में ये जो कम्युनिकेशन का फील्ड था ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंड हुआ, ठीक है। और कुछ एकेडमिक डिसिप्लिन एक्सपेंड हुए, उसी तरह इस फील्ड में जो रिसर्च था वो भी एक्सपेंड हुआ, ठीक है। तो अब कम्युनिकेशन को देखा जाने लगा इंटेंशनल एक्ट, जैसे आइडिया का ट्रांसफ़र हो सकता है। तो अब देखिए पहला इशू क्या था कि हाउ टू मेक पीपल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, यानी मैं क्या बोल रहा हूँ उसको लोगों को कैसे समझाया जाए, ये पहले का इशू हुआ करता था। लेकिन आज के समय में इतना रिसर्च एक्सपेंड हो गया है इस कम्युनिकेशन के फील्ड में कि अब क्वेश्चन क्या पूछे जाने लगा है कि हाउ डज द एक्ट ऑफ कम्युनिकेटिंग चेंज और एवर डिफाइन हुआ है। मतलब कम्युनिकेशन का जो एक्ट है वो कैसे चेंज करेगा कि हम कौन हैं, ठीक है। ये और व्हाई डू ऑर्गेनाइजेशन दैट सीम्स टू बी सेइंग सिमिलर थिंग अचीव वेरी डिफरेंट रिजल्ट। अब मान लीजिए कि 2-3 ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वो भी कर रहा है सेम चीज़, ये भी कर रहा है सेम चीज़, लेकिन रिजल्ट सबका अलग अलग आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? और तीसरा क्वेश्चन है टू व्हाट एक्सटेंट आर माई रिलेशनशिप विद अदर अफेक्टेड बाय आवर वेरियस ऑर्गेनाइजेशन कंटेक्स्ट। यानी दोस्तों मेरा रिलेशनशिप दूसरे के साथ ऑर्गेनाइजेशन कंटेक्स्ट पे कैसे डिपेंड करता है, कैसे वो चेंज होता है, तो इस चीज़ पे रिसर्च किया जा रहा है, ठीक है। चलिए अब दोस्तों आपसे मैं डिस्कस करता हूँ कि आपने देखा कि किस तरह के चेंजेस आ गए हैं ऑर्गेनाइजेशन की कम्युनिकेशन में। नाउ लेट अस स्टडी कि तो दोस्तों 90s ऑर्गेनाइजेशन, हाँ आप देख सकते हैं लर्निंग थ्योरी, सिस्टम थिंकिंग थ्योरी आ गया है। कम्युनिकेशन नेटवर्क्स की यदि हम बात करें तो नेटवर्क्स होता क्या है दोस्तों, डायरेक्शन और फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन का एक एस्पेक्ट होता है, ठीक है। तो कम्युनिकेशन पैटर्न या जो नेटवर्क्स होता है वो ग्रुप को इन्फ्लुएंस कर सकता है बहुत तरीके से, ठीक है। तो वही चीज़ लिखा गया है कि कम्युनिकेशन नेटवर्क अफेक्ट द ग्रुप्स इन सेवरल वेज। अब सेवरल वेज क्या क्या हो सकता है दोस्तों? तो इसमें ये हो सकता है कि कम्युनिकेशन नेटवर्क के ग्रुप को टास्क दिया गया है कंप्लीट करने के लिए, हो सकता है कि कम्युनिकेशन नेटवर्क उसे अफेक्ट कर ले, मतलब उसे टाइमली टास्क को कंप्लीट नहीं कर पाए, ठीक है। उसके बाद ये भी हो सकता है कि पोजीशन ऑफ द डिफैक्टो लीडर इन द ग्रुप, जो लीडर हैं ग्रुप के उनका पोजीशन पे इफेक्ट आ सकता है कम्युनिकेशन नेटवर्क के कारण। या ये हो सकता है कि ग्रुप के मेंबर के सेटिस्फैक्शन को इफेक्ट करे, ठीक है। तो ये सभी इफेक्ट होते हैं कम्युनिकेशन नेटवर्क का। तो कम्युनिकेशन नेटवर्क का यदि आपसे इफेक्ट पूछा जाए तो क्या क्या इफेक्ट हो सकता है? तो जो ग्रुप का टास्क कंप्लीशन टाइम है वो बढ़ सकता है ड्यू टू बिकॉज ऑफ एनी फेलियर इन नेटवर्क और ड्यू टू एनी नेटवर्क इशू। दूसरा पॉइंट मैंने क्या बताया कि जो लीडर्स है उसका पोजीशन चेंज हो सकता है। और तीसरा पॉइंट मैंने क्या बताया कि जो ग्रुप के मेंबर्स के जो सेटिस्फैक्शन है वो चेंज हो सकता है, यानी मेंबर्स का जो सेटिस्फैक्शन है वो एक सर्टेन पोजीशन को ऑक्युपाई करेंगे, उनका जो सेटिस्फैक्शन लेवल होगा वो चेंज हो सकता है। सो दीज आर सम ऑफ द रेपरकशन विच कैन हैपन बिकॉज ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क। अब हम लोग बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन की। तो सबसे पहला बात आता है दोस्तों फॉर्मल कम्युनिकेशन। तो एक तरह का कम्युनिकेशन होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, फॉर्मल कम्युनिकेशन कहते हैं। और ये फॉर्मल कम्युनिकेशन का यदि आपको एग्जांपल देखना है तो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन इसका बेस्ट एग्जांपल है। तो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि वन वे कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। वन वे मतलब मैसेज एक ही तरफ से जाएगा, एक ही रूट में जाएगा। तो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन में जो फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है वो किसके बीच में होता है, सुपेरियर से सबऑर्डिनेट के बीच में होता है, ठीक है। तो इसीलिए कहा गया है इसे वन वे कम्युनिकेशन फ्रॉम सुपेरियर टू सबऑर्डिनेट। और कंटेंट जो होता है वो क्लियर रहता है क्योंकि जो कंटेंट होता है ना दोस्तों वो हायर लेवल ऑफ एक्सपर्टाइज और एक्सपीरियंस से ऑरिजिनेट होता है। यानी जो सुपेरियर होते हैं उनके पास एक्सपीरियंस है, उनके पास एक्सपर्टाइज है, तभी जाके वो पार्टिकुलर मैसेज को कम्युनिकेट कर रहे हैं। दोस्तों ये जो मिलिट्री कम्युनिकेशन है इसमें एक एजम्पशन होता है कि सुपेरियर जो है उसका कम्युनिकेशन क्लियर है, और एक एडिशनल एजम्पशन है कि सुपेरियर जो है अपने सबऑर्डिनेट को समझता है। और ऐसा जो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन होता है या ये इस बात को समझता है कि टू वे कम्युनिकेशन की कोई रिक्वायरमेंट हमारे पास नहीं है, ठीक है। क्योंकि सुपेरियर का जो मैसेज है वही माना जाता है सबसे इम्पॉर्टेंट, और सबऑर्डिनेट का मैसेज को इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता, ठीक है।
तो ये पॉइंट है, यही लिखा गया है दोस्तों। ऐसे संस्था में जहाँ पे फॉर्मल, मैं आपको बता रहा हूँ मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे 2 वे का रिक्वायरमेंट है ही नहीं, ठीक है। 1 वे फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन होता है आज भी बहुत सारे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में। लेकिन दोस्तों एक बात को समझिए कि यहाँ पे मैसेज का मूवमेंट तो एक साइड में है, ठीक है, लेकिन क्या केवल मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन में ही केवल है क्या ऐसा? तो ऐसा नहीं है दोस्तों। ये जो 1 वे फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन है ये बहुत सारे दूसरे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में भी है, ठीक है। मिलिट्री को छोड़ दिया जाए तो दूसरे भी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है, जो कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहाँ पे 1 वे फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन अभी भी है, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पर आप देखिए, मैनेजमेंट रिकॉग्नाइज करती है कि इंफॉर्मेशन जो है दोनों से तरफ जाना चाहिए, डाउनवर्ड भी जाना चाहिए, अपवर्ड भी आना चाहिए, लेकिन मैनेजर्स जो होते हैं वो कन्विंस नहीं हो पाते हैं और वो कन्विंस नहीं करते हैं कि 2 वे फ्लो को इनकरेज किया जाए। क्यों ऐसा करते हैं? जबकि मैनेजमेंट को लग रहा है, मैनेजमेंट रिकॉग्नाइज करती है कि इंफॉर्मेशन केवल एक ही डायरेक्शन में नहीं जाना चाहिए, नीचे भी जाना चाहिए, ऊपर भी जाना चाहिए, लेकिन मैनेजर कन्विंस नहीं है। मैनेजर क्यों नहीं कन्विंस है? इसका कारण क्या है दोस्तों, बताइए। वाई मैनेजर आर नॉट कन्विंस्ड? क्योंकि दोस्तों यहाँ पे कुछ सवाल है, ठीक है, कि किस एक्सटेंट तक सबऑर्डिनेट अपने सुपेरियर को कम्युनिकेट करेगा, ठीक है। ये पॉसिबल है कि सुपेरियर को आप क्वेश्चन कर लें, क्लैरिफिकेशन उससे पूछें, कुछ मॉडिफिकेशन सजेस्ट करें, ठीक है। क्या किस एक्सटेंट तक जो है 1 वे रूल ऑफ डायरेक्शन जो है कम्युनिकेशन को अफेक्ट करेगा? तो कुछ इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट किया गया था और उसका रिजल्ट मैं आपको शो करता हूँ। सो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट लेविट फॉर्म 3 कंक्लूजन। तो कुछ कंक्लूजन उन्होंने निकाला। पहला कंक्लूजन क्या निकाला कि जो 1 वे कम्युनिकेशन होता है वो 2 वे कम्युनिकेशन के रेस्पेक्ट में फास्टर होता है। ऑब्वियसली बात है कि यदि मान लीजिए कि सुपेरियर ही सारा कम्युनिकेशन, सारा मैसेज ट्रांसमिट कर रहा है अपने सबऑर्डिनेट को, तो वो ऑब्वियसली फास्टर होगा ना। वो तो अपने सबऑर्डिनेट का सुन नहीं रहा है, उसके कोई मॉडिफिकेशन, उसके कोई सुझाव, उसके कोई सजेशन वो सुन नहीं रहा है, तो ऑब्वियसली 1 वे कम्युनिकेशन फास्टर होगा। दूसरा पॉइंट है 2 वे कम्युनिकेशन ज़्यादा एक्यूरेट है। ये जो मैनेजमेंट है वो भी इस बात को एक्नॉलेज कर रही है कि 2 वे कम्युनिकेशन इज मोर एक्यूरेट। तो ये 2 वे कम्युनिकेशन की एडवांटेज है दैट इट इज मोर एक्यूरेट। तीसरा पॉइंट क्या है दोस्तों, जो रिसीवर्स हैं, यानी जो कम्युनिकेशन के जो रिसीवर्स हैं, और एग्जांपल के तौर पर आप सबऑर्डिनेट को ले लीजिए, आर मोर श्योर ऑफ देमसेल्फ एंड मेक मोर करेक्ट जजमेंट ऑफ हाउ राइट और रॉन्ग दे आर इन द 2 वे सिस्टम, ठीक है। तो रिसीवर जो है ज़्यादा करेक्ट जजमेंट ले पाते हैं कि कितना वो सही है, कितना वो गलत है 2 वे सिस्टम में, ठीक है। और एक और कंक्लूजन निकलता है कि सेंडर्स होते हैं, जो मैसेज को भेज रहे होते हैं, वो साइकोलॉजिकली फील करते हैं अटैक इन द 2 वे सिस्टम। मतलब वो साइकोलॉजिकली फील करते हैं कि उनको अटैक किया जा रहा है, क्योंकि उनका जो रिसीवर है वो उनका मिस्टेक बता देगा। ऑब्वियसली बात है, मान लीजिए कि 2 वे कम्युनिकेशन है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो हो सकता है कि जो सुपीरियर है उन्होंने कुछ मैसेज दिया, उसमें कुछ गलती है, और उस गलती को क्या करेगा, कौन पॉइंट आउट करेगा बताइए? उस गलती को पॉइंट आउट करेगा रिसीवर। तो रिसीवर बोल सकता है कि नहीं, आपका ये कथन गलत है, तो उसी से वो डरे हुए होते हैं और फिर उनको पॉइंट आउट कर सकता है। तो ये सभी 4 कंक्लूजन यहाँ से निकलते हैं दोस्तों। मैंने आपको क्या क्या बताया कि 1 वे, आपसे यदि पूछा जाए कि 1 वे और 2 वे कम्युनिकेशन में फास्टर कौन सा है, तो आप बोलेंगे 1 वे कम्युनिकेशन फास्टर है। एक्यूरेट कौन सा है, तो आप बोलेंगे 2 वे कम्युनिकेशन एक्यूरेट है। तो आप यदि बोलेंगे कि सेंडर को किस पार्टिकुलर कम्युनिकेशन में ये फील होता है कि रिसीवर उनकी गलती का एहसास दिलाएगा, तो आप बोलेंगे कि ये 2 वे कम्युनिकेशन में होता है। इसीलिए जो मैनेजर्स होते हैं वो कभी भी कन्विंस नहीं होते 2 वे कम्युनिकेशन का, बिकॉज दे से दैट वट एवर द इंस्ट्रक्शन दे आर गिविंग इज ट्रू, ओके, दिस इंस्ट्रक्शन नीड नॉट टू बी करेक्टेड, ओके। सो ये सभी कुछ इंपॉर्टेंट हमारे इन्फ्रेंस है जो कि यहाँ निकलते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यदि आप देखिए किस कंडीशन में कौन सा कम्युनिकेशन को यूज किया जाए, मैं आपको बताता हूँ। सो लेट मी टेल यू सम इंपॉर्टेंट कंडीशंस अंडर विच अ पार्टिकुलर वे ऑफ कम्युनिकेशन इज टू बी यूज्ड। तो जहाँ पे स्पीड की रिक्वायरमेंट है, जहाँ पे बिजनेस लाइक अपीयरेंस इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे मैनेजर अपने मिस्टेक को रिकॉग्नाइज नहीं करवाना चाहते हैं, जहाँ पे मैनेजर अपनी पावर को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, तो वहाँ पे 1 वे कम्युनिकेशन प्रेफरेबल होगा,
देख रहे हैं क्या क्या चीज़ है। तो यदि वन वे कम्युनिकेशन कहाँ पे प्रेफरेबल होगा, जहाँ पे स्पीड जरूरी है, जहाँ पे बिजनेस लाइक एक्सपीरियंस जरूरी है, जहाँ पे मैनेजर अपने मिस्टेक को रिकॉग्नाइज नहीं करवाना चाहते हैं, और जहाँ पे मैनेजर अपने पावर को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, वहाँ पे वन वे कम्युनिकेशन ज़्यादा प्रेफरेबल है। अब दोस्तों टू वे कम्युनिकेशन कहाँ प्रेफरेबल है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, जहाँ पे मैनेजर अपने मैसेज को क्रॉस रखना चाहते हैं, या वो अपने रिसीवर के फीलिंग से कंसर्न्ड है, यानी जो सुपेरियर है उसको लग रहा है कि वो ज़्यादा कंसर्न है कि रिसीवर का फीलिंग कहीं हर्ट नहीं हो जाए, ठीक है, और वो इस बात को समझ रहा है कि रिसीवर भी कंट्रीब्यूशन कर रहा है तो उनका भी सुझाव सुना जाए, तो वहाँ पे दोस्तों टू वे कम्युनिकेशन सिस्टम ज़्यादा बेटर है। सो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, डिपेंडिंग ऑन सर्कमस्टांस, okay, we have to decide whether one way communication is most preferable or two way communication is most preferable, so that depends on circumstance, right? तो दोस्तों, तो किसी चाहे कोई सा भी इवेंट हो, चाहे आपका पहला इवेंट हो, वन वे कम्युनिकेशन का इवेंट हो या टू वे कम्युनिकेशन का इवेंट हो, कम्युनिकेशन इस बात पर निर्भर करेगा कि रिसिपिएंट इसको किस तरह से परसीव कर रहा है। तो टू वे कम्युनिकेशन में हो सकता है कि कुछ मिस इंटरप्रिटेशन हो, उसको करेक्ट किया जा सके, ठीक है, और इट इज ऑल्सो द इम्पैक्ट ऑफ रिसीविंग द कम्युनिकेशन डिपेंड्स ऑन एक्सपेक्टेशन ऑफ द रेसिपिएंट। तो कोई भी कम्युनिकेशन होगा, या तो कमांड होगा या इंस्ट्रक्शन होगा, और रिप्रोच हो सकता है फॉर डूइंग द रॉन्ग थिंग। तो रेसिपिएंट का जो मूड है जब वो कम्युनिकेशन को रिसीव कर रहा है, वो डिसाइड करता है कि क्या वो एक्सेप्ट करेगा, समझेगा, इम्प्रूव करेगा एज पर द इंस्ट्रक्शन। अब बात करते हैं दोस्तों टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन की। तो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में सबसे पहला पार्ट आता है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। दोस्तों ये क्या होता है कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन यानी कि फेस टू फेस कम्युनिकेशन, ठीक है, दो इंडिविजुअल के बीच में फेस टू फेस कम्युनिकेशन को हम लोग इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं, और ये बहुत सारा रूप ले सकता है। अब कौन कौन सा रूप ले सकता है वो मैं आपको बताता हूँ। ये तो वर्बल हो सकता है, वर्बल मतलब कि जिसको आपने वर्ड में एक्सप्रेस किया हो, या हो सकता है कि इसमें कोई वर्ड ही नहीं हो, राइट। तो दो तरह का होता है, एक तो वर्बल हो सकता है या नॉन वर्बल होता है, ठीक है। तो आप बताइए, वर्ड नहीं होगा तो क्या होगा, जेस्चर होगा, फेशियल एक्सप्रेशन होगा, सर्टन पोस्चर होगा, जिसको बॉडी लैंग्वेज कहते हैं। तो यही मैं आपको बता रहा हूँ कि जो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन? द कम्युनिकेशन बिटवीन टू पर्सन, द कम्युनिकेशन बिटवीन टू इंडिविजुअल्स। सो इट कैन टेक फॉर्म ऑफ सेवरल टाइप, इट कैन टेक द फॉर्म ऑफ सेवरल टाइप। कौन कौन सा फॉर्म हो सकता है? मैंने आपको बताया, वर्बल कम्युनिकेशन हो सकता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो सकता है जहाँ पे वर्ड्स की इन्वॉल्वमेंट ही नहीं हो। तो वर्ड्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी तो किस फॉर्म में होगा? तो या तो वो जेस्चर हो सकता है, फेशियल एक्सप्रेशन हो सकता है, और पोस्चर्स हो सकते हैं, राइट। तो ये हमारे नॉन वर्बल कहलाते हैं। तो दोस्तों जो नॉन वर्बल कंटेंट है ना, वो हमेशा वर्बल कंटेंट, किसी मैसेज के वर्बल कंटेंट को अकम्पनी करेगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि नॉन वर्बल कंटेंट जो है वो आइसोलेटेड है, नो नो नो। फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल ऑलवेज अकम्पनी द वर्बल कंटेंट ऑफ द मैसेज, राइट। तो कुछ क्लैरिटी होती है फेस टू फेस कम्युनिकेशन में। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, इन द मैसेज दैट आर कन्वेड पीपल कैन नॉट हेल्प बट कम्युनिकेट। हाँ, अब दोस्तों एक पॉइंट को समझिए, कुछ मैसेज ऐसे होते हैं जो कि टेलीफोन से कन्वे किए जाते हैं, कुछ मैसेंजर के द्वारा कन्वे किया जाता है, कुछ लेटर के द्वारा कन्वे किए जाते हैं। तो जो सिचुएशन है या जो कॉन्टेक्स्ट है जिसमें मैसेज को भेजा गया है, वो उसका नॉन वर्बल कंटेंट का पार्ट हो जाता है। अब जैसे मान लीजिए कि हम टेलीफोन पे बात कर रहे हैं या मैसेंजर पे बात कर रहे हैं, ठीक है, या चैट कर रहे हैं, या लेटर के द्वारा मान लीजिए कि लेटर मैसेज को कन्वे किया जा रहा है, तो किस सिचुएशन में, किस कंटेक्स्ट में मैसेज भेजा गया है, वही होता है नॉन वर्बल कंटेंट का पार्ट। समझ रहे हैं बात को? तो आप बोलेंगे कि लेटर में कहाँ से नॉन वर्बल कंटेंट आ गया? तो किस कंटेक्स्ट में वो मैसेज लिखा गया है, दैट बिकम पार्ट ऑफ द नॉन वर्बल कंटेंट। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो आपको मैंने बताया कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का दो पार्ट है बेसिकली, एक वर्बल कम्युनिकेशन, एक है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। और यदि लेटर्स की बात किया जाए, टेलीफोन की बात की जाए, मैसेंजर की बात की जाए, तो किस कंटेक्स्ट में मैसेज को भेजा जा रहा है वो उसके नॉन वर्बल कंटेंट का पार्ट होता है। इस पॉइंट को ध्यान रखना है हमें। उसके बाद है दोस्तों, मान लीजिए कि कंपनी लगातार पैसा लूज कर रही है और वो सप्लायर को एक लेटर दी कि मैसेज में ये लिखा गया है कि वो कंपनी फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ को फेस कर रही है। तो ये जो है, ये जो मैसेज है, इसका मतलब ये हो सकता है कि कंपनी डीप ट्रबल में है और कुछ लोगों का जॉब भी डेंजर में है, राइट। तो यही होता है हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। यानी कंपनी लेटर दे रही है, किसे दे रही है? जॉब सप्लायर को। किसे दे रही है लेटर? सप्लायर को। कि यदि सप्लाई यदि प्रॉपर नहीं रहेगा, एज पर डिमांड नहीं रहेगा, तो हो सकता है कुछ ले ऑफ हो जाए, राइट। सो ये पॉइंट है।
अब दोस्तों इसके बाद हम लोग बात करते हैं वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को डिटेल में समझते हैं। तो जो बहुत सारे कम्युनिकेशन जो हम लोग समझते हैं वर्बल, वो या तो वर्ड के रूप फॉर्म में होंगे। किस किस फॉर्म में होगा दोस्तों? वो या तो वर्ड के फॉर्म में होंगे। वर्बल कम्युनिकेशन वर्ड के फॉर्म में हो सकता है, रिटन हो सकता है, मेल के द्वारा हो सकता है, या राइटिंग हो सकता है। ठीक है, सो इन दिस वे वर्बल कम्युनिकेशन आर डन। तो लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्म है कम्युनिकेशन का, वो है नॉन फॉर्मल वन। ठीक है, और जहाँ पे बॉडी लैंग्वेज वाइटल रोल प्ले करता है। याद रखिएगा, नॉन फॉर्मल कम्युनिकेशन, एक तो मैंने आपको फॉर्मल कम्युनिकेशन बताया, जैसे मिलिट्री वाला याद है ना आपको, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन में जो फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है जिसे हम लोग वन वे कम्युनिकेशन कहते हैं। लेकिन यदि नॉन फॉर्मल कम्युनिकेशन की बात करें तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बॉडी लैंग्वेज, राइट। सो हम लोग बॉडी लैंग्वेज पे आगे डिस्कशन करेंगे। तो आज वी नो वेरी वेल दैट ह्यूमन बीइंग इज सोशल बीइंग, एक दूसरे के अलावा लोग रह नहीं सकते हैं, वी आर सोशल बीइंग। तो जैसे ही हम दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो मतलब कि हम कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होता है, रिटन लैंग्वेज को यूज करना पड़ता है, बोलना पड़ता है, जिससे हम अपने मैसेज को क्लियरली बता पाते हैं दूसरे को। ठीक है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हमारे पास हमको बोलना ही पड़े, या हमको दोस्तों मतलब हमें बोलना पड़े या लिखना पड़े। कुछ और तरीका भी है जिससे हम जो है दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं बिना शब्द का। तो ऐसे कम्युनिकेशन से ऐसा जो कम्युनिकेशन होता है वो हमें बताता है कि दो लोगों के बीच में रिलेशनशिप किस तरह का है। ठीक है, तो द कम्युनिकेशन अबाउट दिस नॉन स्पोकन कम्युनिकेशन, ये हमें लोगों के बीच के रिलेशनशिप को बताता है। इसे हम लोग मेटा कम्युनिकेशन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये जो नॉन स्पोकन कम्युनिकेशन है ना, जो भी अभी मैं आपको बता रहा था कि जो नॉन स्पोकन कम्युनिकेशन है, जिससे हमको दो लोगों के बीच में रिलेशनशिप पता चलता है, इसे क्या कहते हैं हम लोग? दिस इज कॉल्ड मेटा कम्युनिकेशन। तो ये सवाल पूछा जा सकता है, व्हाट डू मीन बाय मेटा कम्युनिकेशन? प्लीज रिमेंबर, दिस नॉन स्पोकन कम्युनिकेशन विच टेल द रिलेशनशिप बिटवीन टू पीपल्स इज कॉल्ड मेटा कम्युनिकेशन। प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. So meta communication concept can be asked. So when we connect with a person, we also have to make it clear to each other how the content of spoken message need to be interpreted. तो जब भी हम एक पर्सन के साथ कनेक्ट होते हैं तो हमें ये क्लियर रखना पड़ेगा कि स्पोकन मैसेज का कंटेंट किस प्रकार से इंटरप्रेट किया जाए। तो मान लीजिए कि हमारा जो वर्ड है उसका मीनिंग क्लियर रखना है तो हम बॉडी लैंग्वेज का यूज करेंगे। तो बॉडी लैंग्वेज होता क्या है? बॉडी लैंग्वेज एक ऐसा लैंग्वेज है बिना बोले, और इसे बॉडी लैंग्वेज को नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहा जाता है। प्लीज़ रिमेंबर, बॉडी लैंग्वेज को कैसा कम्युनिकेशन कहा जाता है? इट इज़ कॉल्ड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो कभी कभी ऐसा होता है कि वर्ड्स यानी शब्द जो है किसी पर्पस को एक्सप्लेन करने के लिए इनएडिक्वेट होते हैं। तो ऐसे केस में हम लोग बॉडी लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, और बॉडी लैंग्वेज का यूज हम हमेशा करते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी की आंखों में आंखें मिलाकर देखना है, ठीक है, और तो ये सभी हमारे बॉडी लैंग्वेज होता है। तो जो अगला टॉपिक है दोस्तों वो हमारे बॉडी लैंग्वेज पे ही बेस्ड है। ठीक है, आप देख सकते हैं दोस्तों, रिसर्च में देखा गया है कि जो हमारे कम्युनिकेशन का 55% हिस्सा होता है वो बॉडी लैंग्वेज से होता है। जैसे आई कांटेक्ट, जेस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन, ऑल ऑफ दीज आर बॉडी लैंग्वेज। 38% जो कम्युनिकेशन होता है वो वॉइस में होता है, उसके क्वालिटी से होता है, उसके टोन से होता है, और मात्र 7% होता है वो हम लोग वर्ड से करते हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों बॉडी लैंग्वेज का कितना इंपॉर्टेंस है। यानी आज दो पर्सन के बीच में जो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन हो रहा है उसका 55% केस में बॉडी लैंग्वेज का यूज हो रहा है। आई कांटेक्ट, जेस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन, 38% में वॉइस हो रहा है और 7% में वर्ड हो रहा है। तो यदि कोई आदमी दूसरे को मैसेज भेजना चाहता है, प्रोफेशनली मैसेज भेजना चाहता है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि उसका पोस्चर सही हो, वो गुड आई कांटेक्ट बनाए, उसका ओपन बॉडी लैंग्वेज हो और फर्म हैंडशेक हो। तो ये सब पॉइंट्स हैं। अब दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए ताकि एक गुड बॉडी जेस्चर को हम बना सकें। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। होपफुली यू एंजॉय द लेसन। प्लीज कीप शेयरिंग टू द अदर पर्सन, एंड इफ यू वांट PDF you can WhatsApp me on this number. Thank you.